परिभाषाओं का सारांश आगे हम पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए। परिभाषाओं का सारांश, अब तक हमने लोकतंत्र की चार विशेषताएं, चार जो है परिभाषाओं के अलावा चार विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। ठीक है, आइए अब तक हुए चर्चा को समेटे। और हमने लोकतंत्र की एक सरल सी परिभाषा से बात की थी, शुरुआत की थी। और परिभाषा की थी आपके सामने कि लोकतंत्र जो है वो सरकार का एक ऐसा नया रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यही पढ़ा था हमने शुरू में। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके, एक रूप में लोकतंत्र की चार विशेषताओं को रेखांकित किया। ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा, आप भी सहमत होना इन परिभाषाओं से, फिर मुझे बताना, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध करवाता है कि वे चाहे तो मौजूदा जो शासन है, यानी कि मौजूदा जो राजा है, उसको बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है। ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। और उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक लोक अधिकारों को दायरे में मानते हुए काम करती है। यानी उनकी अपनी एक लिमिट्स है, कानून है, दायरा है, उसको मानते हुए ये काम करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को देखिए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराइए जिनकी चर्चा ऊपर की गई। तो क्या हम देखते हैं कि क्या वास्तव में ऊपर जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, क्या वास्तव में इन उदाहरणों में ये लोकतंत्र साबित होता है, या यहाँ पर लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे हुए चुनाव प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। क्या है? भूटान नरेश ने घोषणा की कि वे आगे से वे चुने हुए, अब जो आगे से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो सलाह मिलेगी उस सलाह पर वो काम करेंगे। तो आप समझ रहे हैं विशेषता क्या है यहाँ पर? कानून का शासन। विशेषता क्या है? कानून का शासन। तो अब हमें क्या पूछना है कि कहाँ पहुँचे और क्या समझे? कानून का शासन। तो बच्चों, आप इस विशेषता का मतलब समझिए कि चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसला करना। चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसला करना इस उदाहरण का आंसर होगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या आंसर है? भारत से अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत से अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ पर विशेषता क्या है? अधिकारों का सम्मान। क्या है? अधिकारों का सम्मान। तो इस उदाहरण से आप क्या समझते हैं कि इस उदाहरण का मतलब ये है कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल, अधिकारों का सम्मान की विशेषता इसमें दी गई है आपके, कि यहाँ पर अधिकारों के सम्मान की बात की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल है, सभी व्यक्तियों का महत्व है यहाँ पे। फिर तीसरा नंबर देखिए, नेपाल राजा ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा दी। इसके अंदर क्या किया? राजनीतिक रैलियों और इन सब पर रोक लगाने का। तो इसका आंसर होगा आपका अधिकारों का सम्मान बचाने के लिए ये सब किया गया। अधिकारों का सम्मान बचाने के लिए नेपाल राजा ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। ठीक है, फिर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक बताया। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ विशेषताओं में कौन सी विशेषता सही बैठेगी इस मामले के लिए? तो यहाँ पर जो है वो कानून का शासन बिल्कुल सही बैठता है। तो आप यहाँ पर सीधा कानून के शासन की ओर बात करेंगे। इसको मैं मिला देती हूँ, आप इसको ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले वाले को मिलाएंगे हम लास्ट से, फिर सेकंड वाले को श्रीलंका को मिलाएंगे हम,
श्रीलंका को मिलाएंगे आपके एक व्यक्ति एक वोट से। उसके बाद आपके ये जमावड़ों को मिलाएंगे हम प्रदर्शन और रैलियों को मिलाएंगे अधिकारों से। उसके बाद विधानसभा भंग करने वाले को हम मिलाएंगे, इसको कानून के शासन से मिलाएंगे हम, ठीक है। और लास्ट आपका जो है वो हम पढ़ते हैं कि बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस बात पर सहमत हुए हैं कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे, तो इसको आप मिलाएंगे। आपका आखिरी में कौन बचा है? आखिरी में आपका बचा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। किसी भी प्रकार की कोई सरकार ना रहे, इस पार्टियों में सहमति के बारे में बात की गई, ठीक है। तो आपको अपने जवाब मिल गए होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप अपना अगला टॉपिक देखिए, लोकतंत्र ही क्यों, ठीक है। लोकतंत्र ही क्यों। फिर उसके बाद आप देखेंगे लोकतंत्र ही क्यों में हम पढ़ेंगे, मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई है और उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या टिप्पणी की है, आइए जान लेते हैं। योलांदा, हमें लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा हो रही है यहाँ पे। योलांदा स्टूडेंट है और ये क्या कहती है कि मैडम हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही ये सब स्पष्ट नहीं हो जाता? तो फिर ओलंदा की इससे ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस विषय पर बहस करने की ज़रूरत है? तो फिर एक स्टूडेंट और है तांगकिनी क्या कहती है? तांगकिनी कहती है कि लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया हो। सही बात है ना। अगर आपको कोई कह रहा है कि इसे मान लो, तो क्या सिर्फ आप उसके कहने पर मान लोगे? नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? फिर जेनी क्या कहती है क्लासमेट? जेनी कहती है हाँ, ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। फिर रिबियांग क्या कहता है? रिबियांग कहती है लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है अगर गरीबी है तो? आधी सदी से भी ज़्यादा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र क्या कर सकता है देश में गरीबी है तो? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद गरीबी है, जनमत होने के बावजूद गरीबी है? तो इसका क्या होगा? जेनी फिर कहती है कि जो भी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुद्दा ये है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? ये जेनी ने कहा। पाइमोन क्या कहता है? पाइमोन कहता है तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुला लेना चाहिए? इस मामले में फिर रोज़ क्या कहती है? रोज़ कहती है पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है, ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ही ना हो, है ना। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो और देश के हित में जो कुछ भी ज़रूरी हो वह सब करने में वह सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश में गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे, ठीक है। फिर कोई पीछे से चिल्लाया, इसे तो तानाशाही कहते हैं, लोकतंत्र नहीं कहते, ठीक है। फिर दोई क्या कहता है? अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? तो रोज़ क्या कहता है? रोज़ कहता है मैं सिर्फ ईमानदार और संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, तानाशाही की बात नहीं कर रही हूँ। दोई क्या कहता है? ये ठीक नहीं है,
तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही से कर रही हो, के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। ज़रा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ ये है कि हम उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य दोई ने कहा। मैडम लिंगदो से इस बात की चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी मैडम, और देख रही थी कि बच्चों के विचार कितने वास्तविक और कितने आदर्श हैं। अब मैडम ने हस्तक्षेप किया है, तो मैडम क्या कह रही है आप वो भी सुनो। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम सब लोकतंत्र के मामले में इतने इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना। बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है और कौन गलत है, ये तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपने बात कहने के लिए सज़ा दी होती, तो निश्चित रूप से आप लोगों को बुरा लगता। क्या आप ऐसे उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं हो? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? तो आइए अब हम लोकतंत्र के खिलाफ तर्क पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोकतंत्र के खिलाफ पढ़ते हैं। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ अधिकांश तर्क सामने आए, जो कि आपने सुने हैं, जिस पर हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क भी कुछ इस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। बिल्कुल सही है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता कि लोगों का भला किस में है। इसके चलते वे खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई हम महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? आप इसका निर्णय स्वयं लेंगे और मुझे बताएंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को ख़त्म करने वाली एक जादू की छड़ी तो नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पे लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीज़ों को देखता है और लोग अपने बारे में खुद फैसला करें, इससे इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती कि उनके सभी फैसले जो हैं वो अच्छे ही होंगे। लोग गलतियों भी कर सकते हैं और इन फैसलों में लोगों की भागीदारी बनाने से फैसलों में देरी भी होती है। सही बात है, लोगों की भागीदारी बनाने से फैसले लेट होते हैं। ये भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व बदलता रहता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। इन तर्कों से ये लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह एक आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल नहीं होता। वहाँ ये सवाल होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है क्या? ये हमारे सामने प्रश्न आता है। ठीक है।